हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्रेमचंद्र साहब की एक कहानी जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते थे तब अपना घर अलगू को सौंप जाते थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें ना खाने पीने का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। और मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, खाला मौसी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई थी, जब तक लिखा पढ़ी ना हुई थी, खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए, हलवा पुलाव की वर्षा की गई। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी, मतलब बंद। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज और तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान, जो रोज ही ऐसी बातें सुनने लगी थी, परेशान हो गई थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव ले लिए होते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। कुछ दिन तक यूं ही रोना धोना चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका लूंगी और खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रोखा सोखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वो बोले, हाँ जरूर करो पंचायत, हो जाए फैसला। मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ संदेह न था। आस पास के गांव में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, आएंगे इंसान ही। और इंसान में ऐसा कौन है जो जुम्मन शेख से मुकाबला टकरार लेगा? इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए हुए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर हो गया था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, और किसी ने सन्याय पर जमाने को गालियां दी। अरे दादी, जमाने ही खराब है। कहाँ कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे भी सज्जन थे जिन्हें हास रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। हंसी क्यों ना आए, ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू कहते हैं, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही।
खाला कहती है, अपनी विपद तो मैं सबके आगे रोवाई, अब आने न आने का निर्णय उनका है। अलगू कहते हैं, यो आने को आ जाऊंगा पर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी देखिए, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका और उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। ये निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकल रहा है या फिर चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते तो कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हुए बैठे थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देने का कबूल किया था, ताहयात ताउम्र। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है और ना ही तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब दिखे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई दिखे तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म अपने सर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? बदते हो मतलब मानते हो। डिक्लेयर करो किसको पंच बनाना है। अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में खासकर वही लोग दिखे जिनसे किसी न किसी कारण जुम्मन शेख का अनबन था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे निश्चित करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बोलो। वो बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को पंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। ठीक है, अलगू सही। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन में बहुत कोसा।
अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। हालांकि ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतः वो शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है। उसमें इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्चा दे सकूं, मैं हर महीने कुछ भत्ता दे सकूं। इसके अलावा अब जो कागजी कार्रवाई हुई थी उसमें माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। नहीं तो मैं भूलकर भी झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, बाकी पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, थे वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी के चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था, अब इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। नामालूम कभी कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा जो रजिस्ट्री हुई थी उसको रद्द समझा जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गई। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छोरी फेरे, इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहेंगे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। ये हैजा प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। वो कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वो साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, मतलब हाय हेलो वाला। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वो मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। प्रेमचंद्र साहब लिखते हैं, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। बैल पछाही जात के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद
इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दे दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उन्होंने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ और दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, अनयोक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। मतलब अनाप शनाप बातचीत। दे गाली दे गाली दे गाली। जुम्मन ने किसी तरह शांत स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वो उससे रणभूमि से भी हटा ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोंटे से लिया। सोंटे बोले तो डंडा। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। इक्का गाड़ी होती है जो गाड़ी एक बैल पे, एक जानवर पे चलती है। गांव के गुड़घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाए। खेप मतलब राउंड ट्रिप। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरे की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पर बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की। उनको तो ये था कि भाई एक बैल है, क्या करें, कुछ काम का तो है नहीं है, चलो ठीक है, रकम 1 महीने बाद आएगी। लेकिन बिक तो गया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगीदने। वो दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था, कितनी ज्यादा राउंड ट्रिप हो जाए। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोत दिए जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। यहाँ बैलराम का रातिब था। साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे की साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पूछता और सहलाता था। कहाँ वो सुख चैन और कहाँ ये आठों पहर की खपत। महीने भर में ही वो पिस सा गया। इक्के का ये जुआ। इक्के का ये जुआ मतलब एक लकड़ी का ढांचा होता है जो बैल के ऊपर रखते हैं और वो फिर गाड़ी में फंसता है, और इस प्रकार से बैल चलता है तो गाड़ी आगे की तरफ खिंचती है, चलती है। इक्के का ये जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पल चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थी और था वो पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, उस पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल का कलेजा टूट गया। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। इसलिए उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर से जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, नथनों में लकड़ी घुसेड़ दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी घर कैसे पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब आगे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंच कर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 2-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, इसलिए छोड़कर भी ना जा सकते थे वो गाड़ी को।
लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह करने की ठानी। चिलम पिया, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी ने आधी रात नींद को काटी। अपनी जान में तो जागते रहे थे, पर सुबह हुई जब नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब थी। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी गायब था। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सगवाई ने जब ये पूरी बात सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कुछ महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने पहुंचता, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, और इनको दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है, पगला समझ लिया है। अरे हम भी बनिया के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। और ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पर वो भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बयानों की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने चले गए। अब सहुआई ने मैदान संभाल लिया। प्रश्नोत्तर होते होते बात हाथापाई तक पहुंच गई। सहुआई ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से बाहर निकले। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह काम न चलेगा भाई, पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय ये था कि मटर की फलियों पर उनका कोई हक है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच बनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक 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 करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वो बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्यों ऐतराज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदाचित समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसे निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया,
अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे वापस लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बहुत कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने खाने का कोई प्रबंध ना किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। ये रियायत करे तो उनकी भलमनसी, मतलब उनका बड़प्पन। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। ये मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था। पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। दोस्तों, कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपका ढेर सारा शुक्रिया।